Hello, dear students. Today we will discuss the same chapter of 10th class. You know that आज हम कर रहे हैं पार्ट 2, है ना। और मैंने बताया था कि इसके 6 पार्ट्स हैं। हम एक एक करके सारे पार्ट्स करेंगे। Yesterday we already done फर्स्ट पार्ट, है ना। आज सबसे पहले तो आप चैप्टर का नाम चैप्टर तो सेम है, नेशनलिज्म इन यूरोप, बट इसका जो पार्ट 2 है वो है आपका द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, है ना। तो हम इसमें ये पढ़ेंगे बेटा कि ऐसा क्या हुआ था यूरोप में कि हमें जो है वो नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो आने लगी। कहाँ? यूरोप में, पूरे यूरोप में। तो मिड 18th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो हमें किसी भी प्रकार के कोई भी नेशनल स्टेट नहीं दिख रहे थे, कोई नेशनल स्टेट्स नहीं थे। ठीक है, नेशनल स्टेट्स मैंने पहले ही बताया, नेशनल स्टेट मतलब जिसमें आपका जो है सेम आइडेंटिटी होती है, सेम स्ट्रगल होता है, वो ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, हमें क्या दिख रहा था? एक खिचड़ी पकी हुई दिख रही थी पूरे यूरोप में। ठीक है, वहाँ पे जर्मन था, चाहे आपका इटली था, चाहे आपका स्विट्जरलैंड था, ये सारे के सारे कंट्री जो थे इनको डिवाइड किया गया था किंगडम में, डचेस में और आपके कैंटोन्स में। मतलब जर्मनी में जैसे किंगडम को ही हम डचेस और कैंटोन्स बोलते थे, सबका मीनिंग एक ही था, लेकिन जर्मनी में उसको हम किंगडम्स बोलते थे, इटली में डचेस बोलते थे और स्विट्जरलैंड में कैंटोन्स बोलते थे। आ सकता है क्वेश्चन, पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग तरह से हमारा जो है जर्मन, इटली, स्विट्जरलैंड जो वो अलग अलग तरीके से जो था वो बटा हुआ था। और पूरी यूरोप में मिडल हम 18th सेंचुरी की बात करें उसके अराउंड ना सब जगह जो थे वो कोई कंट्रोल नहीं था यूरोप में। सब जगह जो था वो ऑटोक्रेसी थी, मोनार्की सिस्टम था, उनकी जो टेरिटरीज थी कोई प्रॉपर नहीं थी। जहाँ तक राजा ने बढ़ा ली किंगडम, अपना एक्सपेंड कर लिया, वहाँ तक उनकी बाउंड्रीज हो गई। कोई कलेक्टिव शेयरिंग, आइडेंटिटी, कॉमन कल्चर ऐसा कुछ भी नहीं था। डिफरेंट लैंग्वेज वहाँ पे लोग बोलते थे, डिफरेंट उनकी एथिक्स ग्रुप्स थे। ठीक है, सब कुछ डिफरेंट था बच्चा, सब कुछ डिफरेंट था, कोई सिमिलरिटी नहीं थी। जब सिमिलरिटी होगी नहीं तो लोग एक दूसरे से यूनाइट नहीं होंगे, जब लोग एक दूसरे से यूनाइट नहीं होंगे तो वहाँ पे नेशनल स्टेट बन ही नहीं सकते हैं। उन्होंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हमें, द हैम्सबर्ग एम्पायर। हैम्सबर्ग एम्पायर जो था वो रूल्ड ओवर था ऑस्ट्रिया और हंगरी में। और अगर आप इसमें देखें तो इसमें जो था वो पैच वर्क उसने बोला है। पैच वर्क का मतलब क्या होता है कि आपका जैसे कोई कपड़ा फट जाता है तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर पैचेस लगा देते हैं अलग अलग कलर के। जैसे मैंने ग्रीन कलर का लगा दिया, मैंने येलो कलर का लगा दिया, मैंने ब्लैक कलर का लगा दिया, तो पूरा का पूरा जो आपका हैम्सबर्ग था वो एक पैच वर्क की तरह दिखाई दे रहा था। मतलब वहां पे भी सिमिलरिटीज नहीं थी। वहां पे एल्पाइन रीजन था, आपका टायरोल रीजन था, ऑस्ट्रिया था, इस तरह से मतलब अलग अलग वहां पे रीजन्स में डिवाइड थे। अलग अलग वहां पे लैंग्वेज स्पीकिंग लोग थे, जर्मन थे, कोई इटालियन स्पीकिंग थे। तो इस तरह से जो है कोई यूनिटी आपको पूरे यूरोप में देखने के लिए नहीं मिलती थी। लोग डिफरेंट लैंग्वेज में डिवाइड थे, डिफरेंट रहन सहन था उनका। लोगों की जब भाषा ही एक दूसरे से जो है वो मिलती नहीं है तो लोग एक दूसरे से जो है वो बात ही नहीं कर पाते हैं, तो यूनिटी कहाँ से आएगी बच्चा? तो ये सारी चीजें आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, बस उनमें एक चीज कॉमन थी और वो था उनका, देयर इज ओनली द टाई ऑफ बाइंडिंग दीज डाइवर्स ग्रुप्स दैट इज टुगेदर ऑन अ कॉमन, जो उनका एलिगेंसेस थे ऑफ द एम्पायर। एम्परर के लिए जो थी वो इनकी एक यूनिटी थी, सिर्फ एम्परर उनका एक था, बाकी चीज़ें सब अलग थी। उनका रहन सहन, उनका बोलना, उनका वेशभूषा, उनका जो है एवरीथिंग, आइडेंटिटी कोई सेम नहीं थी। तो इस तरह सा पैच वर्क बना हुआ था, खिचड़ी पक रही थी पूरे के पूरे यूरोप में। ठीक है, आगे चले। अब इसमें ये बोलता है द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। अब हमारा ये अरिस्टोक्रेसी क्या है और ये मिडिल क्लास क्या है? अब हम उस सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे था क्या? वहाँ पे जो था, जो हमारे डिफरेंट रीजन्स में, छोटे छोटे रीजन्स में किंगडम बटे थे, वहाँ पे अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे। तो वहाँ पे किस तरह के लोग रहते थे? सबसे पहले इसने बात करी है जो आपके अरिस्टोक्रेसी थे। अरिस्टोक्रेसी जो थे, हमारी जो सोसाइटी थी वो 2 पार्ट्स में बट गई थी। ठीक है, वो आपको पता ही है। हमेशा अमीर लोग और गरीब लोग, एक बहुत बड़ा गैप रहा है हमारे हिस्ट्री में, हम इस चीज़ को देख सकते हैं। तो वहाँ पे भी अरिस्टो
एरिस्टोक्रेसी जो थे वो अमीर लोग थे, वो हमेशा डोमिनेट करते थे अदर क्लासेस के ऊपर। ये जो क्लास थी बेटा अमीर लोगों की थी, इनके पास काफ़ी प्रॉपर्टी थी, इनके कंट्री साइड में मतलब गांव में भी, शहरों में भी, टाउन हाउसेस में भी इनके पास काफ़ी प्रॉपर्टी थी। ये लोग जो थे वो एक ही लैंग्वेज बोलते थे अपनी डिप्लोमेसी दिखाने के लिए हाई सोसाइटी की, और वो थी इनकी फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है, एक लैंग्वेज दिखाते थे। ये फैमिलीज के लोग जो थे वो ऑफनली कनेक्टेड होते थे एक दूसरे से, कैसे? ड्यू टू मैरिज। अब आप देखो, अमीर घर की लड़की को अमीर घर में ही जो है उसकी शादी करी जाएगी, और अमीर घर का लड़का भी अमीर घर की लड़की से ही शादी करेगा, तो इन्होंने रिलेशन बना के रखे थे। एक बात आपको और बता दूं बेटा इसी के बीच में कि ये जो एरिस्टोक्रेसी थे वो आपके माइनॉरिटी ग्रुप थे। ठीक है, माइनॉरिटी मतलब बहुत कम लोग थे। तो फिर सबसे ज्यादा लोग कौन थे? सबसे ज्यादा लोग जो थे वो हमारे मेजॉरिटी में थे। पॉपुलेशन जो थी वो हमारी थी पीजेंट्री की। पीजेंट्री मतलब किसान। किसान सबसे ज्यादा थे, फार्मर सबसे ज्यादा थे। और फार्मर जो सबसे ज्यादा थे बेटा, उनके पास जो थे वो बहुत ही स्मॉल ऑनर्स थे, उनके पास काफ़ी कम ज़मीनें थी, दूसरों की ज़मीनें वो जो थे वो खेती किया करते थे। इस प्रकार के लोग थे। और ये जो था हमारी जो सोसाइटी थी उस टाइम की, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी। जो आपके माइनॉरिटी में थे वो आपके एरिस्टोक्रेसी थे, काफ़ी रिच पर्सन, काफ़ी जो है वो डोमिनेट करने वाले लोग, और काफ़ी हाई सोसाइटी के लोग, काफ़ी प्रॉपर्टी वाले लोग। लेकिन जो हमारा जो दूसरी थी पीजेंट्री थे, वो जो थे वो बहुत ही मेजॉरिटी में थे, लेकिन बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही ज़्यादा पुअर तबके के लोग थे। ठीक है, चल आगे चले। तो फिर ये न्यू मिडिल क्लास की क्यों बात कर रहा है? हुआ यूं बेटा कि हमारा जो है हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, ठीक है, हमने क्या देखा कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है। इंग्लैंड में क्या आ गया बेटा? इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया। और इंडस्ट्रियलाइजेशन आने की वजह से एक नया ग्रुप हमारे सामने आता है जिसको हमने बोला है न्यू मिडिल क्लास। क्या बोला बच्चा उसको? न्यू मिडिल क्लास। कब सामने आया है? आपका मिड 18th सेंचुरी में आया है। क्यों आया है? क्योंकि उस टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था वो आ चुका था। इंडस्ट्रियलाइजेशन आते ही हमारा एक नया क्लास सामने आता है, एक वर्किंग क्लास है, एक वर्किंग पॉपुलेशन क्लास हमारे सामने आता है जो कि मिडिल क्लास है। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, इसमें बिजनेसमैन भी है, इसमें प्रोफेशनल्स भी है। तो ये एक पढ़ा लिखा जो है वो जो आपका यू कैन सेड दैट कि एक मिडिल क्लास जो है वो एक पढ़ी लिखी, और कुछ उनके पास पैसा भी था। ठीक है, नॉट वेरी रिच और नॉट वेरी पुअर। ठीक है, बीच के लोग हैं, तभी तो हमने उन्हें मिडिल क्लास बोला है। तो ये लोग जो थे वो कैसे लोग थे? कोई बड़ा ग्रुप नहीं था, एक स्मॉलर ग्रुप ही था। लेकिन 19th सेंचुरी तक एक छोटा ग्रुप ही था, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा जो थे वो रेवोल्यूशन लाने वाले थे हमारी सोसाइटी में, क्योंकि एजुकेटेड थे, लिबरल माइंडेड मतलब फ्री माइंडेड पर्सन, लिबरलिज्म फ्रीडम के बारे में सोचने वाले, और इनका जो आइडियाज था कि नेशनल यूनिटी आनी चाहिए। ये अरिस्टोक्रेसी के प्रिविलेज के बहुत ज़्यादा अंगेज थे। ये चाहते थे कि जो समाज में, जो हमारी सोसाइटी में एक गैप आ गया है ना, किसके बीच में गैप है? एक पुअर पर्सन और साथ में एक रिच पर्सन के बीच में, कि तुम सारे प्रिविलेज रिच पर्सन्स को देते हो, पुअर पर्सन्स को पूरे राइट्स नहीं मिलते। तो ये जो गैप है उसको हटाया जाए, डिफरेंस को ख़त्म किया जाए। और हमारा जो ये किसकी जो है वो आवाज़ थी, ये कौन उठा रहा था आवाज़? हमारा मिडिल क्लास। और ये बनते हैं हमारे रेवोल्यूशनरीज। क्लियर? समझ आया बच्चे? सो मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हमारे पास आता है, तो व्हाट डिड द लिबरलिज्म स्टैंड फॉर? ये लिबरल जो वर्ड मैं यूज कर रही हूँ वो किस चीज के लिए स्टैंड कर रहा है? उसने नेशनलिज्म के लिए क्या किया? व्हाई वी कॉल्ड द लिबरल? ठीक है, सो सबसे पहले तो यहीं से आपका क्वेश्चन आ जाएगा बेटा। एक आइडियोलॉजी थी, सोच थी, सोच को हमने लिबरलिज्म का नाम दिया है। किसके साथ सोच थी? ये मिडिल क्लास की सोच थी। ये जो लिबरलिज्म वर्ड है वो हमारा एक लैटिन वर्ड है। कहाँ से आया है? लीबर से, जिसका मतलब है फ्री। आ सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म? मतलब फ्रीडम। इट ड्राइव फ्रॉम द वर्ड लीवर, एंड लीवर मीन फ्री। ओके, क्लियर? ये थी किसकी सोच? मिडिल क्लास वालों की। लिबरलिज्म स्टैंड फॉर फ्रीडम, यहाँ पे लिखा हुआ है।
ठीक है। ये क्या मानते थे बेटा कि इंडिविजुअली सबको इक्वालिटी मिलनी चाहिए, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, सब लोग बराबर होने चाहिए। क्यों तुमने प्रिविलेज दे रखा है, कुछ एक लोगों को तुमने क्यों सबसे ज्यादा राइट्स दिए हैं जबकि कुछ लोगों को बिल्कुल राइट्स नहीं दिए? तो ये बिल्कुल अगेंस्ट थे इसके। उन्होंने जो है बात करी है, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन था हमारा, लिबरलिज्म के लिए स्टैंड करता था हमेशा। उन्होंने ऑटोक्रेसी, जो क्लर्जी प्रिविलेज था, उसके अगेंस्ट बात करी थी। वो भी नहीं चाहते थे कि क्लर्जी नोबिलिटी को तुम सारे राइट्स दो और जो है जो थर्ड एस्टेट था उसको किसी प्रकार के राइट्स नहीं थे। तो हमारा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसमें भी मिडिल क्लास थी, आपको पता है। सो हमेशा ही मिडिल क्लास जो है वो अपने राइट्स के लिए फाइट करते आ रही थी। और यहाँ पे भी लिबरलिज्म मतलब मिडिल क्लास मतलब फ्रीडम के लिए फाइट करना, इक्वलिटी के लिए फाइट करना। और इन्होंने यहाँ पे बात करी है दो तरह के लिबरलिज्म की। पहला है हमारा पॉलिटिकल लिबरलिज्म एंड द सेकंड इज इकोनॉमिक लिबरलिज्म। सो सबसे पहले हम पॉलिटिकल लिबरलिज्म की बात करेंगे। सो इन द पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकली वो क्या, लिबरलिज्म पॉलिटिकली क्या फ्रीडम चाहते थे, लिबरलिज्म मतलब फ्रीडम। तो पॉलिटिकली वो क्या फ्रीडम चाहते थे बेटा, वो डिमांड कर रहे थे यूनिवर्सल सफरेज की। एंड हियर दैट इज गिवन द डेफिनेशन ऑफ सफरेज। आ सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सफरेज? सफरेज मीन राइट टू वोट। उनका मतलब था यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मीन सबको वोटिंग राइट मिले, देयर इज नो डिफरेंस। प्रॉपर्टी के हिसाब से किसी को वोटिंग राइट नहीं देना चाहिए। दे वांट दैट गॉड द इलेक्टेड वाज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली, क्योंकि क्या था वोटिंग राइट जो था फ्रांस में किसके बेसिस के ऊपर था कि तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है तो तुम्हें पॉलिटिकल राइट है, अगर तुम्हारे पास प्रॉपर्टी नहीं है तो तुम्हें जो है वो राइट ही नहीं है। इसमें जो है जैकोबियन क्लब ने यही तो डिमांड करी थी और जैकोबियन क्लब ने जो है डिड ऑल द मेल्स इंजॉय सफरेज, जिसमें सभी मेल्स को, फीमेल को तो शायद जैकोबियन ने भी नहीं दिया था राइट वोटिंग का बच्चा, लेकिन उन्होंने मेल्स जो भी मेल थे उन सबको जो था वो वोटिंग राइट मिला था, याद रही आपको। लेकिन नेपोलियन कोड आते आते ये फिर से जो है वो हमारे में क्या आ गया था, फिर से मोनार्की सिस्टम आ गया था और फिर से उसने जो है नेपोलियन ने फिर से क्या कर दिया था बेटा, पॉलिटिकल फ्रीडम को छीन लिया था, खत्म कर दिया, डिक्रीज कर दिया था। और फिर से पॉलिटिकल राइट्स किसको मिल गए थे, आपके किसको, फिर से प्रॉपर्टी वाले पर्सन्स को ही मिल गए थे। तो सबसे पहला क्या काम किया था, पॉलिटिकल फ्रीडम, पॉलिटिकल लिबरलिज्म की जब बात करी हमारे मिडिल क्लास लोगों ने, तो उन्होंने किसकी बात करी बेटा, सफरेज की बात करी। हमेशा याद रखना सफरेज का मतलब होता है द राइट टू वोट, कि यूनिवर्सल सफरेज की बात करी, यूनिवर्सल सफरेज। ओके क्लियर। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, यहाँ पे हम बात करें इकोनॉमिक स्फीयर की। अब इकोनॉमिक लिबरलिज्म की बात कर रहे हैं हमारे कौन, मिडिल क्लास वाले। अब मिडिल क्लास वालों ने देखा बेटा कि बहुत बुरा हाल है फ्रांस में, लिबरलिज्म कहीं नहीं है, व्यापारी व्यापार नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको इतनी प्रॉब्लम उठानी पड़ रही है कि मार्केट का बहुत बुरा हाल है। अब मार्केट का बहुत बुरा हाल है, अब ये मत सोचना कि मैम बोल रही हैं कि इकोनॉमिक लिबरलिज्म का मतलब है कि हम मार्केट जाएं और फ्री में सामान ले आए, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने क्या बात करी बेटा, इन्होंने डिमांड करी कि हमारा जो है, ये मिडिल क्लास क्या चाहती थी कि हमारा जो है वो लिबरलिज्म हो, इसमें भी लोगों को जो है व्यापार करने में प्रॉब्लम्स ना आए। तो कैसे ना आए, एग्जाम्पल के लिए उन्होंने जर्मन स्पीकिंग जो हमारा रीजंस है उसके बारे में बात करी है। उन्होंने बात करी कि आगे चलते हैं, इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल इन्होंने दिया था कि आपको पता था कि हमारे जो नेपोलियन थे उन्होंने प्रिंसिपलिटीज ऑफ कन्फेडरेशन 39 स्टेट का किया था, ठीक है। अब ये जो कन्फेडरेशन हुआ था बेटा 39 स्टेट्स का, इसमें क्या था मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। इसमें 39 स्टेट का मतलब है उसमें हर एक स्टेट में अपनी एक करेंसी, अपना वेट और मेजरमेंट सिस्टम। मतलब इतना बुरा हाल था कि आप 39 स्टेट्स को पार करोगे तो 39 स्टेट्स की आपको करेंसी देनी है, करेंसी चेंज करवानी पड़ती थी। इसके साथ साथ आपको वेइंग सिस्टम और जो मेजरमेंट सिस्टम था दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी डिफरेंट। अब मैं अगर आगे का एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे ना तो इजीली समझ जाएंगे। चलो एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे एक मर्चेंट की वो बात कर रहा है बच्चा, एक मर्चेंट मतलब व्यापारी जो ट्रेवलिंग करता है 1833 में, हैमबर्ग से लेकर के उसको न्यू वर्क तक जाना था।
उसको कितने स्टेट्स पार करने थे, उसको 11 स्टेट्स में जाना था, और एवरी जो वेरिएट था उसके ऊपर उसको 5% क्या देना पड़ता था, एक तरह से टैक्स देना पड़ता था। अच्छा बेटा, टैक्स तो देना पड़ता है, वो समझ में आ गया, करेंसी भी चेंज करनी पड़ती, चलो समझ में आ गया, लेकिन इसके अलावा उनका मेजरमेंट सिस्टम बिल्कुल ही अलग था एक दूसरे से। कैसे? उसने बोला जो कपड़ा वो लेके जा रहा था उसकी लेंथ जो थी हर रीजन में जाके चेंज हो रही थी। कैसे? बोलते हैं वहां पे जो क्लोथ की मेजरमेंट थी उसको एली बोला है, जैसे हम सेंटीमीटर ऐसे बोलते हैं, तो एली स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो मेजरमेंट था वहां पे उसको जो एली टेक्सटाइल था, जो कपड़े का मटेरियल था जिसको एली से हम जो थे वो मेजर करते थे, वो क्या था, वो फ्रैंकफर्ट में उसकी लेंथ जो थी वो 54.7 सेंटीमीटर थी, ठीक है, 54.7 सेंटीमीटर। अब देखते चलो, अब वो मेज में गया, दिस इज ऑल्सो द अनदर स्टेट आप बोल सकते हो, तो वहां पे उसकी मेजरमेंट 55.1 सेंटीमीटर होगी। अरे भाई इतना डिफरेंस। अब वो न्यू वर्क की बात करेगा, वहां पहुंचते पहुंचते उसका कपड़ा उतना ही है जितना वो लेके चला है, कोई ऐसा नहीं है कि वो बढ़ा दे रहा है या कम कर दे रहा है, नहीं, लेकिन उनका मेजरमेंट सिस्टम इतना गलत था बेटा कि वो घट भी रहा था बढ़ भी रहा था, ठीक है, सेम उतनी लेंथ का कपड़ा, लेकिन अलग अलग स्टेट में जाके उसको जब मेजर किया गया तो उनके अकॉर्डिंग, उस स्टेट के अकॉर्डिंग, उस स्टेट के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग वो अलग थे, तो 60.6 सेंटीमीटर हो गया। और आगे जाके ये फ्रेमवर्क में ये जो है वो 53.5 हो गया। हाउ मच डिफरेंस इज दिस, कितना ज्यादा डिफरेंस था। तो ये मर्चेंट तो पागल ही हो गया होगा, ठीक है, अलग अलग तरह की करेंसी दे दे के, फिर उसका जो मेजरमेंट सिस्टम अलग है, तो हाउ द पीपल हैज टू बी फेस द प्रॉब्लम। दिस इज ओनली द वन एग्जांपल दैट हैज गिवन हियर, कि देखो सोचो कि कितना ज्यादा डिफरेंस था और कितना ज्यादा लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे थे उस टाइम पे। तो वो क्या चाहते थे बेटा, वो चाहते थे इकोनॉमिकल, जो इकोनॉमी लिबरलिज्म होना चाहिए। अब इकोनॉमिक लिबरलिज्म के लिए आवाज उन्होंने उठाई, और उसके लिए जो काम करने वाले लोग थे वो कौन था, यहाँ पे एक नया कस्टम सामने आता है, लोग परेशान हो गए थे, तो उन्होंने यूनिफाइड जो है वो इकोनॉमिक टेरिटरी की बात करी। तो इसमें जो है 1834 में क्या हुआ, एक कस्टम यूनियन बनाया गया, ठीक है, जिसको ज़ोल्वेरियन भी बोला जाता है। अब याद रखना है बेटा, वो पूछ सकता है क्वेश्चन कि अ कस्टम यूनियन इज ऑल्सो कॉल्ड ज़ोल्वेरियन, दोनों का मतलब एक है। और कब बनाया गया ये, 1834 में, ठीक है, 1834 में फॉर्म्ड हुआ। किसने इनिशिएटिव लिया, प्रशिया ने। किसने इनिशिएटिव लिया बच्चों, प्रशिया ने इनिशिएटिव लिया, और इसके साथ उसको देने वाला साथ कौन था, जर्मन स्टेट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन इट, उन्होंने भी ज्वाइन किया, क्योंकि बहुत लोग परेशान हो चुके थे। और ये जब कस्टम यूनियन बनाया गया तो इन्होंने काम क्या किया, इन्होंने बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, और इनका काम क्या था, इन्होंने क्या किया, जो हमारा यूनियन एबोलिशटेरिफिक जो वेरियर्स थे इन्होंने उनको हटाया, और वहाँ की जो करेंसी थी, डिफरेंट करेंसी थी, 30 से उसको मिनिमाइज करके 2 कर दिया, मतलब 30 करेंसी को 2 करेंसी बना दी, ठीक है, जहां पे 30 करेंसीज लोगों को चेंज करवानी पड़ती थी हर एक स्टेट में जाके, अब उनको 2 जो है वो मिनिमाइज करके उन्होंने कितनी कर दी, 2। आ सकता है क्वेश्चन, कितने से कितनी करेंसी कर दी थी, 30 से 2 ओनली 2, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने नेटवर्क चलाया रेलवेज का, ठीक है, क्योंकि वो ये चाहते थे कि अगर रेलवे का नेटवर्क सही हो जाएगा तो लोग अपने गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे, पैसेंजर एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा पाएंगे, इसलिए उन्होंने रेलवे नेटवर्क को भी इम्पोर्टेंस दी है। तो ये हो गया आपका, यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जो कस्टम यूनियन था उसका दूसरा नाम ज़ोल्वेरियन है, कब बनाया गया, 1834 में बनाया गया। कौन सी कंट्री ने इनिशिएटिव लिया, प्रशिया ने इनिशिएटिव लिया। कौन से स्टेट ने उसका साथ दिया था, जर्मन स्टेट्स ने उनका साथ दिया था। क्या काम इन्होंने किए थे, इन्होंने जो है वो जो करेंसी है उसको यूनिफाई किया, और 30 से सिर्फ 2 करेंसी जो है वो बनाई, और इसके अलावा इन्होंने रेलवे नेटवर्क को इम्पोर्टेंस दी है, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं द न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। अब बच्चों न्यू कंजर्वेटिव्स कौन होते हैं, कंजर्वेटिव्स ऐसे कौन से थे जो हमने, ये एक नया वर्ड आ गया कंजर्वेटिव, इससे पहले लिबरलिज्म, उससे पहले अरिस्टोक्रेसी, सब वर्ड्स को ध्यान से, अरिस्टोक्रेसी रिच पर्सन, लिबरलिज्म मिडिल क्लास पर्सन्स, रेवोल्यूशनरी ऑल्सो
ठीक है। और कंजर्वेटिव कौन होते हैं, और कंजर्वेटिव कौन थे जो 1815 में आए? कंजर्वेटिव जिसे हम कभी कभी बोलते हैं यार तुम बड़े कंजर्वेटिव सोच के हो। कंजर्वेटिव मतलब जिनकी सोच नैरो है, थोड़ा सा बहुत चेंज नहीं चाहते हैं, उनको हम कंजर्वेटिव्स बोलते हैं। क्लियर बेटा? कंजर्वेटिव जो हैं वो चेंज जल्दी नहीं चाहते, उनकी जो सोच होती है वो बहुत ही ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ज़्यादा नैरो होती है, और उन्हें बिलीव होता है कि यहाँ पे जो है वो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन चेंज नहीं होने चाहिए, हमारी सोसाइटी जैसे चल रही है वैसे चलनी चाहिए। मोनार्की सिस्टम को वो बहुत अच्छा मानते हैं, चर्च, सोशल हायरार्कीज, ये सारी प्रॉपर्टी और फैमिलीज ये सारी सेम रहनी चाहिए, इसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। एक कंजर्वेटिव उनकी सोच होती है, और वो सोसाइटी में वैसा ही चाहते हैं। वो सोसाइटी में अगर चाहते भी हैं चेंज लाना तो एकदम से नहीं, बिल्कुल स्लोली स्लोली चेंज आए उनकी सोसाइटी में, उनको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव। अरे भाई ये कंजर्वेटिव अब क्या कर रहे थे, क्यों उनका हम पढ़ रहे हैं? तो बेटा कंजर्वेटिव का बहुत बड़ा रोल रहा है 1815 में। उन्होंने देखा कि आपको पता है कि हमारा जो नेपोलियन था ना वो बहुत ही ज़्यादा जो था वो क्या था, बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजर था। उसको आपको पता है 1804 में ही उसने आते ही क्या कर दिया था, नेपोलियन कोड लगा दिया था, आते ही चेंज किए थे। कितने सारे चेंज किए थे वो फर्स्ट वीडियो आप देख सकते हो, धड़ाधड़ से चेंज पे चेंज, चेंज पे चेंज, इतने ज़्यादा चेंज कर दिए कि इनको ये वाली बात कंजर्वेटिव्स को ना बहुत ज़्यादा खराब लगी। इन्होंने बोला ये नेपोलियन कौन है भाई, ये क्यों कर रहे हैं इतनी सारी चीज़ें चेंज, ये तो जो है धीरे धीरे पूरे यूरोप को अपने अंडर कर लेगा। जिस तरीके से इसकी जो वेव है और जो इसके पैशन है, और ये जो था वो नेपोलियन आर्मी पर्सन था, और ये बहुत जो था वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर रहा था अपनी पावर्स को। तो इसको देखते हुए जो है उन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है वो इन्होंने कुछ एक चीज़ें नेपोलियन की तो अच्छी जो थी वो उनको एक्सेप्ट कर लिया, जो बुरी चीज़ें थी वो उनको हटाना चाहते थे, और अब वो हटेंगी तब जब तुम नेपोलियन को हटाओगे। तो इन्होंने बेटा नेपोलियन को यहाँ तो नहीं दिया है, बट यू शुड बी नो अबाउट दैट कि नेपोलियन को 1815 में इन्होंने वाटरलू की जो बैटल थी उसमें हरा दिया था। किस किसने हराया था ये आपको पता होना चाहिए। ब्रिटेन, रशिया एंड प्रशिया, मतलब VRPA, बर्पा, हम BRPA इस नाम से, वर्पा के नेम से भी इसको याद कर सकते हैं। बर्पा, बर्पा मीन्स ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। ये हमारे कौन थे? 4 कंट्रीज थी। याद रखना है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कौन सी 4 कंट्रीज जो नेपोलियन के अगेंस्ट खड़ी हुई थी, या 4 वो मेन कंट्रीज जो कंजर्वेटिव्स थे, वो थे हमारे ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। इन्होंने नेपोलियन को हराया, और फिर ये सारे चारों के चारों कहाँ मिले? जा करके वाइना में। इन्होंने बोला चलो सभी चलते हैं वाइना में, पार्टी करेंगे बैठ के, है ना, क्योंकि अब तो इसको डिफीट कर दिया हमने, हरा दिया। तो ये जो कांग्रेस वाज टू बी होस्टेड, ये जो मीटिंग बुलाई गई, इसको होस्ट करने वाला कौन था? होस्ट करने वाला था आपका ऑस्ट्रियल चांसलर ड्यूक मेटरनिच। अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम, 2-3 बार रिपीट होगा आपकी यूरोपियन रेवोल्यूशन में, सॉरी जो हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में 2-3 बार ड्यूक मेटरनिच का नेम आएगा। सो लर्न दिस नेम नाउ, अभी के अभी सभी लर्न कर लेंगे इस नेम को। कौन था जो ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया की जो हमारी वाइना में जो ट्रिटी हुई थी उसमें जो था वो वाइना में ये तीनों पार्टीज, मेन पार्टीज मिली थी, सॉरी नॉट 4 पार्टीज, है ना। और इसको होस्ट करने वाला कौन था? ड्यूक मेटरनिच था। वो कौन था? ऑस्ट्रियन चांसलर था। ठीक है, इसने क्या किया बेटा? इसने ऑस्ट्रियल चांसलर था और इसने ट्रिटी करी है आपकी ट्रिटी ऑफ वाइना 1815। आ सकते क्वेश्चन कब हुई थी ट्रिटी ऑफ वाइना? 1815 में हुई थी। और इसमें जो है इन्होंने क्या काम किया? इसमें इन्होंने ये काम किया कि इन्होंने सबसे पहले तो नेपोलियन ने जितने भी चेंज करे थे उन्होंने देखा कि जो चेंज उनके फेवर में है उसको एज इट इज़ रहने दिया, और जो चेंज उनको बहुत बुरे लगे उनको वापस सेटलमेंट करने की कोशिश करी कि उनको हटा दिया। सबसे पहले उन्होंने तो ये देखा कि हमको पता है ना नेपोलियन कहाँ पे रूल ओवर करता था? फ्रांस में। तो फ्रांस में इन्होंने सबसे पहले वॉरबॉन डायनेस्टी को दोबारा से शुरू किया। वॉरबॉन डायनेस्टी अगेन 9th स्टैंडर्ड में जाइए, फ्रेंच रेवोल्यूशन, लुइस 16, कौन सी डायनेस्टी से था? लुइस 16 वॉरबॉन डायनेस्टी से। अब वो मर चुका था, आई नो दैट, आपको भी पता है मुझे भी पता है, लेकिन अभी भी उनका एक कज़न जो था वो
जिंदा था, उसी को ही उन्होंने वहां का क्या बना दिया, किंग बना दिया। ठीक है, सो वो बन गया बॉर्बन डायनेस्टी का किंग लुइस फिलिप। ठीक है, उसके बाद जो है इन्होंने क्या किया, जितनी भी टेरिटरीज को एक्सपैंड किया था, किसने एनेक्सेस किया था, नेपोलियन ने, उन सारी बाउंड्रीज को उन्होंने बांट लिया। क्या कर लिया बेटा, बांट लिया आपस में। ठीक है, आपस में किस किसने, आपके ऑस्ट्रिया, आपका जो था प्रशिया, है ना, इन चारों ने आपस में बांट लिया। अब जो चीज उन्होंने चेंज नहीं करी वो थी जर्मन का कन्फेडरेशन 39 स्टेट, वो हैज बीन सेटअप, सेम रहने दिया जो नेपोलियन ने किया था, उसको अनटच कर दिया। अनटच मतलब छुआ ही नहीं उसको। ठीक है, इसके ये जो चीजें थी जिसको अनटच रहने दिया, क्योंकि ये चीजें जो थी वो उनके मोनार्की सिस्टम के लिए अच्छी थी, उन चीजों को उन्होंने एज इट इज रहने दिया। ठीक है, चलो आगे चले। सो हियर अब ये कंजर्वेटिव जो थे ना, सब जगह जो थे वो कंजर्वेटिव फैल गए, सब जगह मोनार्की सिस्टम आ गया। क्रिटिसाइज होता था अगर आप कुछ भी नहीं बोल सकते थे। यहाँ पे आप ये पिक्चर देख रहे हो, इस पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको, इनके मुंह पे पट्टियां बंधी है, दिख रहे हो, ये सब मतलब स्पीचलेस है, ये कुछ नहीं बोल सकते। दे ओनली सिटिंग हियर बट दे कांट बी स्पीक अगेंस्ट द मोनार्की सिस्टम। अब टोटली मोनार्की सिस्टम आपका आ चुका था, टोटली एब्सोल्यूट पावर आ चुकी थी। अब कोई भी पर्सन जो थे वो इस एरिस्टोक्रेसी के अगेंस्ट, इस एब्सोल्यूट पावर के अगेंस्ट नहीं बोल सकते थे, कोई राय नहीं दे सकते थे, सिर्फ सुन सकते थे, इनको इनकी राय पूछी नहीं जाती थी। ठीक है, अब जो है लेकिन जो ये मेमोरी थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की, वो जाने वाली थोड़ी ना थी लोगों के मनों में, वो तो एक इंस्पिरेशन थी लिबरलिज्म वालों के लिए। लिबरलिज्म, लिबरल लोग कौन, मिडिल क्लास। अभी भी मिडिल क्लास हमारी सोसाइटी में थी, वो यहाँ से रिमूव नहीं हुई थी। जब जब आपकी मिडिल क्लास होगी तब तक वो मिडिल क्लास फाइट करेगी अपने राइट्स के लिए। सेम एज हैपन हियर, अभी भी मिडिल क्लास लिबरलिज्म, नेशनलिज्म की बात कर रही थी और वो क्रिटिसाइज कर रहे थे न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर्स को। अभी भी वो फ्रीडम की बात कर रहे थे, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात कर रहे थे। वो चाहते थे कि ये जो सेंसरशिप लगाई जा रही है कि आप अपने विचार नहीं दे सकते हो, ये रिमूव होनी चाहिए। हमारे पास पूरा राइट है कि हम जो है अपने विचारों को जो है वो एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, सो द रेवोल्यूशनरीज कौन होते हैं? रेवोल्यूशनरीज पता है आपको, मिडिल क्लास। ठीक है, मिडिल क्लास, द लिबरलिज्म, द रेवोल्यूशनरीज, सब एक है। ठीक है, एक ही नाम है, भूलना नहीं है। ठीक है, 1815 में जो है जहां पे रिप्रेशन चल रहा था, चारों तरफ मोनार्की सिस्टम था, चारों तरफ लोगों को दबाया जा रहा था लेकिन उसी टाइम पे सॉरी, उसी टाइम पे जो है हमारा लिबरल नेशनलिस्ट जो थे वो अंडरग्राउंड हो गए। उन्होंने छोड़ा नहीं, उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी बनाई। सीक्रेट सोसाइटी मतलब चुपचाप सीक्रेटली वर्क करना। वो अभी भी मिलते थे, रात के अंधेरे में मिलते थे, लोगों के साथ वो स्प्रेड करते थे अपने आइडियाज। लोगों, रेवोल्यूशनरीज के साथ अभी भी जो था वो उनकी मीटिंग्स चल रही थी। लोगों के साथ मिलते, मीटिंग्स करते और उसके बारे में सोच विचार करते कि कैसे जो है वो हम फाइट करें अपनी लिबर्टी के लिए, अपनी फ्रीडम के लिए, कैसे फाइट करें ताकि हम अपना नेशनल स्टेट वाला कॉन्सेप्ट जो है वो लेके आए और अपना फ्रीडम जो है वो वापस पाएं। ठीक है, नेशनल स्टेट्स कैसे हम बिल्ड करें, कैसे इस अरिस्टोक्रेसी को हराएं, तो उसके लिए बेटा कोई ना कोई तो सामने आता है लीडर। अब सारे रिवोल्यूशनरी की तो हम बात नहीं कर सकते, जो मेन लीडर होता है हम उसी की बात करते हैं। तो हमारे सामने एक नया हीरो आ रहा है और वो था इटालियन रेवोल्यूशनरीज, गुजिपी मिजनी। अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट नेम, गुजिपी मिजनी। अच्छा, ये गुजिपी मिजनी जो था वो इटली का था, इटली का रहने वाला। कहाँ इसका जन्म हुआ था, कहाँ पैदा हुआ था? जिनेवा में 1807 में। क्लियरली ये एक ऐसा नेता था, लीडर था जो कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट था। इसने जो है वो आते ही सीक्रेट सोसाइटी को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, कौन सी सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन करी इसने? कार्बोनारी। पता होना चाहिए कौन सी फर्स्ट सोसाइटी, सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन करी थी गुजिपी मिजनी ने? कार्बोनारी। जहां जहां पे सीक्रेट सोसाइटी बनती थी ना बेटा, जिस जगह की, उसी की जगह के ऊपर उसका नाम रख दिया जाता था। ठीक है, अच्छा, अब ये बहुत ही यंग थे, अभी 24 ईयर्स के ही थे जब उन्हें एग्जाइल मतलब जेल भेज दिया गया।
ठीक है, जेल में डाल दिया गया। क्यों डाल दिया गया? क्योंकि 1831 में इन्होंने क्या किया, रेवोल्यूशन कर दिया था लिगुरिया में। लिगुरिया एक जगह का नाम है जहां पे इन्होंने रेवोल्यूशन कर दिया। रेवोल्यूशन करते ही अब एरिस्टोक्रेसी वाले तो, एब्सोल्यूट पावर वाले तो ये जो है वो सहन ही नहीं कर सकते कि कोई उनके अगेंस्ट बोले, खड़ा हो जाए, तो उन्होंने क्या किया, उनको उठाया और जेल में डाल दिया। लेकिन बेटा जब तुम किसी को दबाते हो तो वो और भी ज़्यादा स्ट्रगल करता है, अपने लिए फाइट करता है। और जब ये बाहर निकल के आए तो इन्होंने आते ही 2 सोसाइटीज़ जो है वो बनाई, जिसकी फर्स्ट का नाम था यंग इटली ऑफ मर्सिलीज और दूसरी का नाम था यंग यूरोप ऑफ वर्ने। समझ में आ गया? तो इस तरह से इन्होंने 2 सोसाइटीज़ हमारी जो है वो बनाई हैं, एक यंग इटली ऑफ मर्सिलीज, ठीक है, एक सोसाइटी ये, और दूसरी वाली आपकी यंग यूरोप ऑफ वर्नी। ठीक है, 2 सोसाइटीज बनाई। ये जो थे बहुत ही ज़्यादा जो थे बोलते थे कि जो भी मेंबर्स हैं हमारी सोसाइटीज़ के, चाहे वो पोलैंड है, फ्रांस है, इटली है, जर्मन स्टेट है, सब लोग जो वो मिलके रहिए। इनका मानना था कि भगवान जो है वो हमें क्या बना रहा है, भगवान जो गॉड है वो हमें इंटेंट कर रहा है नेशनल स्टेट्स बनाने के लिए, क्योंकि नेचुरली वी आर द ह्यूमन बींग, वी शुड बी यूनाइट विद ईच अदर। हमें एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलके काम करना चाहिए। हमें जो है वो पैच वर्क नहीं करना है, हमें किंगडम, ये जो पैच वर्क बना रखा है इन्होंने, किंगडम, छोटे छोटे किंगडम, रिलीजन्स बना रखे हैं, इसको हमें रिमूव करना है और यूनिटी लानी है और नेशनल स्टेट्स बनाने हैं। ठीक है, क्या बनाने हैं? नेशन स्टेट्स, अलायंस करना है हमें ऑफ नेशंस का। ठीक है, यूनिफिकेशंस लानी है। तो ये जो था, ये जो वेव थी ना इसकी, गुजिपी मिजनी की बेटा, वो एक मॉडल था, मॉडल बन गया। ही बिकम द मॉडल फॉर सीक्रेट सोसाइटीज। सीक्रेट सोसाइटी का एक मॉडल था और पूरी तरह से जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, मिजनी को जो है उन्होंने देखा, इसकी सीक्रेट सोसाइटी ने किसके अगेंस्ट, मोनार्की सिस्टम के अगेंस्ट जो था वो एक रेवोल्यूशन शुरू कर दिया था। ठीक है, और वो बिल्कुल हटाना चाहते थे मोनार्की सिस्टम को। तो ये कंजर्वेटिव्स को जो है ना वो चुभने लगी बात, वो फ्राइटेंड हो गए, घबरा गए। अरे भाई एक और नया चेहरा सामने आ गया, वो था गुजिपी मिजनी, और इसने सब सारे के सारे जो आपके कंजर्वेटिव थे उनको क्या कर दिया बेटा, परेशान कर दिया। अब इसमें मेटरनिच आ गया, दोबारा से नाम मेटरनिच, ड्यूक मेटरनिच। ठीक है, जो आपका क्या था, चांसलर था ऑस्ट्रिया का। उसने बोला कि द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर आ सकता है। हु सेड दिस? द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोसाइटी ऑर्डर। किसको एनिमी बोला उन्होंने? गुजिपी मिजनी को। सो ये वाली स्टेटमेंट किसने बोली थी? मेटरनिच ने, ड्यूक मेटरनिच ने। सो ये था आपका आज का टॉपिक। क्लियर बच्चे? एवरीथिंग इज क्लियर? ये था हमारा सेकंड टॉपिक, सेकंड टॉपिक आज का। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।